वंदे मातरम बच्चों। आज हम अपने हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नाजीवाद और हिटलर का उदय उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसके तीसरे बिंदु थर्ड पॉइंट नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, इस पे चर्चा करेंगे। द नाजीज वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया के बारे में उनकी सोच क्या थी। जो हिटलर था उसका नजरिया क्या था विश्व के प्रति, दुनिया में रहने वाले लोगों के प्रति। यही हमारे आज के बिंदु का शीर्षक है कि नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। प्यारे बच्चों, हम दो एंगल से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो हिटलर का नजरिया था वही नाजी पार्टी का दुनिया के प्रति नजरिया था। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि वो ये मानते थे कि दुनिया में सभी लोगों को समानता का हक नहीं है। ये उल्टी बात थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उल्टी बात थी। उनका ये मानना था कि दुनिया की सभी प्रजातियां समान नहीं है। इसका मतलब वो कहते थे कि जो आर्य हैं, आर्य का मतलब यहां पर हिंदुस्तान वाले आर्य नहीं है, इनका मतलब था जो ब्लांड प्रजाति होती है, नीली आंखों वाले गोरे रंग के जो शुद्ध आर्य हैं, यानी जो जर्मन नॉर्डिक प्रजाति है, वो जो आर्य हैं वो सबसे शुद्ध हैं और समानता का दर्जा नहीं है। तो इनको सबको, इन आर्यों को उसने कहा ये सबसे उच्च ऊपरी दर्जे के लोग हैं। और सबसे निचले दर्जे के लोग उसने कहा कि वो हैं यहूदी, वो हैं यहूदी। यानी ये जो दुनिया के अंदर कोई श्रेष्ठ है, कोई कमजोर है, कोई बेकार है, कोई घटिया है, सबसे ऊपरी दर्जा है आर्य नस्ल के लोग। ये आर्य हैं जर्मन नॉर्डिक आर्य, और सबसे निचले दर्जे के लोग हैं यहूदी। यानी वो यहूदियों को आर्यों का शत्रु मानते थे। हिटलर ने अपने इस सिद्धांत को या अपनी इस बात को साबित करने के लिए चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे वैज्ञानिकों की सोच का सहारा लिया। डार्विन जो थे बेटा, डार्विन एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। इसी तरह स्पेंसर भी एक वैज्ञानिक थे, हर्बर्ट स्पेंसर। इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया था। डार्विन ने प्रकृति में पशुओं की और पौधों की उत्पत्ति के बारे में ये कहा था, चयन का एक सिद्धांत था कि जो सबसे योग्य है वही अंत में सरवाइव कर पाता है, जो वातावरण के अनुसार खुद को बदल लेता है वही अंत में जीवित रह पाता है। इसी प्रकार स्पेंसर ने भी ये कहा था, जिसको कहते हैं अति जीवितता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नाम आपने सुना होगा। तो ये लोगों ने, इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे ये तो प्राकृतिक थे। इनका ये मानना था कि प्रकृति के अंदर जो पशुओं की या पौधों की प्रजाति बदलते वातावरण में स्वयं को बचा सकती है वही जीवित रहेगी। लेकिन हिटलर ने यह कहा कि जो प्रजाति सबसे ताकतवर है, जो नस्ल या मनुष्यों की जो नस्ल सबसे श्रेष्ठ है, उसी को जीने का अधिकार है। जो कमजोर है, जो अयोग्य है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने इस सिद्धांत का इस तरह से उपयोग किया और इसी के चलते बाद में इन्होंने यहूदियों पर अत्याचार भी किए। एक बात ध्यान रखने वाली है कि डार्विन और स्पेंसर ये कहते थे कि ये सब कुछ प्राकृतिक है, इसमें कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हिटलर और उसके दूसरे राजनेताओं ने या उसके दूसरे साथियों ने इन सिद्धांतों का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया। तो ये तो बेटा उसकी सोच का एक पहलू था। दूसरी एक और बात थी, हिटलर की विचारधारा का एक दूसरा पक्ष भी था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था, तो आप एक तो ये बात स्पष्ट करेंगे और अपने उत्तर में
दूसरी एक बात को शामिल करेंगे कि उनकी विचारधारा का एक दूसरा पहलू था लेवेंसट्राउम। ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, इसको ढंग से लिखकर याद कर लें। लेवेंसट्राउम क्या था, आइए इसको देखते हैं। हिटलर कहता था, ये एक्चुअल में उसकी एक तरह से भू राजनीतिक अवधारणा थी, यानी जमीन से जुड़ी हुई राजनीतिक अवधारणा। वो कहता था कि जहां जहां पर जर्मन लोग बसते हैं या जर्मन प्रजाति के लोग रहते हैं, उन सब पर जर्मनी को अधिकार कर लेना चाहिए। उन भूक्षेत्रों पर जर्मनी को अधिकार कर लेना चाहिए, यानी हमें अपने देश का, मातृ देश का भू क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। ये इनका सिद्धांत था, ये इनकी दूसरी विचारधारा का पहलू था। यानी अब मान लो हमारे देश के कुछ भारतीय अमेरिका में रहते हैं, तो सोच ये है कि अमेरिका पे हमें कब्जा कर लेना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि इससे एक तो जो हमारा मातृ देश है यानी जर्मनी जो है उसका भूक्षेत्र बढ़ेगा, और दूसरी बात जर्मनी को ज्यादा संसाधन मिलेंगे अपने लोगों को बसाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ये इनकी सोच थी। उन्होंने इसके लिए पूर्व में विस्तार भी किया, और पोलैंड जो है वो एक तरह से उनकी, आप कह सकते हैं कि इसी सोच का शिकार था। पोलैंड पे उन्होंने यही कब्जा करने के लिए यही तर्क दिया कि वहां जर्मन लोग या जर्मन नस्ल के लोग बसते हैं। तो ये दो उनके विश्व दृष्टिकोण के पहलू थे जो हमें एक प्रश्न में समेटते हुए करने हैं कि नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। वो सबको समान नहीं समझते थे। ऊपर सबसे जर्मन नॉर्डिक आर्य नस्ल को रखते थे, सबसे नीचे यहूदियों को रखते थे। उनकी ये सोच उन दो वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर आधारित थी जिसका उन्होंने मिसयूज या दुरुपयोग किया। दूसरा, वो लेवेंसट्राउम में विश्वास रखते थे जिसके अधीन वो मानते थे कि उनको अपना भूक्षेत्र बढ़ाने का अधिकार है, दूसरे की लैंड को ऑक्यूपाई करने का अधिकार है। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसी के नेक्स्ट सब टाइटल अगले उपबिंदु 3.1 3.1 पे बात करें। 3.1 है नस्लीय राज्य की स्थापना, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब जर्मन लोगों में नाजी लोग सत्ता में आ गए हैं। आपने अभी हमने पहले हिटलर के उदय में पढ़ा कि किस तरह वो सरकार में आ गए, जर्मनी पे उनका शासन स्थापित हो गया। तो फिर उन्होंने प्रयास किए अपनी सोच के अनुसार नस्लीय राज्य स्थापित करने का। नस्लीय राज्य का मतलब उनका यह था कि सिर्फ एक ऐसा राज्य जिसमें जर्मन जो शुद्ध नॉर्डिक आर्य नस्ल के लोग हैं और उनमें से भी जो स्वस्थ हैं उन्हीं को जीने का अधिकार है। मतलब इनको उन्होंने वांछित कहा, वांटेड कहा। बाकी सभी दूसरी प्रजातियों के लोग या जो स्वस्थ नहीं थे या जो अपंग थे, दिव्यांग थे, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी पालना में यानी इसको लागू करने के दौरान उन्होंने सभी दूसरी प्रजातियों के लोगों को अवांछित कहा, यानी उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनवांटेड है वो, और इनको मारना शुरू कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। एक प्रोग्राम चलाया गया, एक कार्यक्रम यूथनेसिया, ठीक है। ये एक ऐसा कार्यक्रम था, इसको आप वैसे भी कह सकते हैं दया मृत्यु हिंदी में। यानी इस कार्यक्रम के तहत सभी यहूदी लोगों को और दूसरी जातियों के लोगों को, जिप्सियों को भी, रशियंस को भी, पोलैंड को भी, सबको मौत के घाट उतार दिया गया।
हिटलर के साथ दूसरे भी अधिकारी थे, जैसे हमने पाठ के शुरू में हेलमुट की स्टोरी पढ़ी, यानी हेलमुट के पिताजी ने भी इस कार्यक्रम के तहत बहुत से लोगों को दया मृत्यु यानी मौत के घाट उतार दिया था। ये प्रयास था उनका सिर्फ एक नस्ल के लोगों को अपने राज्य में रखने का, और वो नस्ल थी जर्मन नॉर्डिक आर्य, जिन्हें ब्लॉन्ड यानी ब्लू आंखों के गोरे और लंबे लोग जो थे सिर्फ वही जीवित रहेंगे। हालांकि हिटलर ने जिप्सियों, रूसी लोगों को और पोलैंड के पोलिश लोगों को भी अपनी घृणा का शिकार बनाया, लेकिन जो सबसे ज्यादा अत्याचार हुए वो नाजी लोगों के शासन में यहूदी लोगों पर हुए। यहूदी लोगों से सबसे ज्यादा घृणा की जाती थी। ये इनकी पुरानी दुश्मनी थी। ऐसा माना जाता है कि यहूदी और ईसाई जो है पहले से परंपरागत दुश्मन हैं। ईसाई धर्म में यह मान्यता है कि ईसा मसीह की हत्या करने वाले यहूदी थे, और इन लोगों को इनकी बस्ती में, या ऐसा कह देते हैं घेटो, एक स्थान थे जहां पर दड़बाबंदी यानी घेर के सिर्फ वहीं रह सकते हैं, बाकी ईसाई लोगों के साथ नहीं रहते थे। ये अपने घेटों में ही रहते थे। बार बार इनके ऊपर नरसंहार होते थे और इनका सफाया कर दिया जाता था, लेकिन फिर भी एक रास्ता था कि यदि कोई यहूदी अपना धर्म परिवर्तन कर ले और धर्म परिवर्तन करके वो ईसाई बन जाता है तो उसे जीने का अधिकार था। लेकिन हिटलर जो है उसका ये मानना था इनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। सत्ता में आने के बाद 1933 से लेके 1938 तक हिटलर ने ऐसे बहुत प्रयास किए जिससे यहूदी लोग देश छोड़कर चले जाएं। उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए, उनके जो बिजनेस थे या जीविका के उनके साधन थे उनसे छीन लिए गए। लेकिन फिर भी अभी यदि कोई यहूदी बच गए तो आगे इसके बाद 1939 से 45 के समय में इनको मारना शुरू कर दिया। खासकर पोलैंड के अंदर गैस चैम्बर्स बनाए गए जहां पर लेजा कर इनका सामूहिक नरसंहार किया गया। तो ये हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी। इस प्रकार नाजी लोगों ने एक नस्ली राज्य की स्थापना की, एक रेशियल स्टेट को स्टैब्लिश किया। ये भी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जिसके बारे में आपको लिखना है कि किस तरह से नाजी शासन ने एक नस्लीय राज्य की स्थापना की, या आप कैसे समझते हैं कि नाजी शासन एक नस्लीय राज्य था। बिल्कुल था। उन्होंने सिर्फ एक ही जाति के लोगों को जीवित रखा, बाकियों का सफाया किया, इसलिए वो एक नस्लीय राज्य था। आप सोचिए क्या आजकल ऐसा संभव है? क्या अब है ऐसा? बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रश्न भी आपको करते हुए इस टॉपिक को कवर करना है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। 3.2 इसका शीर्षक है नस्लीय कल्पना लोक, यानी यूटोपिया। ये क्या है? देखो बेटा, अभी हमने बात की कि इन्होंने अपने नस्लीय राज्य की सबसे पहली प्रयोगशाला बनाया पोलैंड। पोलैंड को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया इस आधार पर कि यहां जर्मन जाति के लोग रहते हैं। पोलैंड को जीतने के बाद नाजी लोगों ने वहां पर अपने इस सपने को साकार करने का प्रयास किया कि कैसे नस्लीय राज्य स्थापित होता है। पूरे पोलैंड को तबाह कर दिया गया। उत्तर पश्चिम इलाके को जर्मनी ने अपने में मिला लिया, जो उसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, और वहां पर
जर्मन जाति के लोगों को बसाया गया, सारे पोलैंड के लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया पूर्व की ओर, और उस एरिया को कहा गया जनरल गवर्नमेंट। यानी जनरल गवर्नमेंट वो एरिया था जहां पे पोलैंड के निवासियों को एक घेरे में बांध दिया गया। जो लोग जर्मनी में भी अवांछित थे, यानी यहूदी थे खासकर, उनको भी यहां ला दिया गया। यहां पर ये जो जनरल गवर्नमेंट क्षेत्र होता था, यहां बहुत से गैस चैम्बर होते थे, जिनकी जरूरत नहीं थी, यहूदी थे या पोलैंड के दूसरे निवासी थे, उनको उनमें मार दिया गया। ये किया उन्होंने, पोलैंड के अंदर ऐसे काम किया। एक और चीज है कि जो लोग पोलैंड के जर्मन आर्य नस्ल जैसे लगते थे, यानी जर्मन नॉर्डिक आर्य दिखते थे, उन बच्चों को के माता पिता से छीन लिया जाता था और उनकी एक तरह से नस्लीय जांच करवाई जाती थी। यदि वो उस जांच में सही पाए जाते थे तो फिर उनको जर्मन लोग अपने पास पालते थे, यानी माँ बाप से छीन लेते थे। सोचो ये कितना बड़ा एक तरह से अत्याचार था छोटे छोटे बच्चों पे भी और उनके माँ बाप पे भी। यदि वो उस जांच में असफल पाए जाते थे तो उन्हें अनाथ आश्रमों में छोड़ दिया जाता था, जहां वो धीरे धीरे मर जाते थे। इस प्रकार पोलैंड के अंदर नाज़ियों ने अपनी नस्लीय प्रयोगशाला स्थापित की, यह एक्सपेरिमेंट किया जो मानव जाति पे एक तरह से कलंक है। तो ये बेटा तीसरा पॉइंट था जिसमें हमने नाज़ियों के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। आप यहां पर ये प्रश्न कर सकते हैं कि किस प्रकार पोलैंड में नाज़ी लोगों ने नस्लीय कल्पना लोग स्थापित किया। अब हम आगे जो आपकी बुक में नेक्स्ट पेज है उसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे इन्होंने नाज़ी लोगों ने यहूदियों का सर्वनाश किया। ये देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे स्टेप ऑफ डेथ दिखाए गए हैं कि यहूदियों के खिलाफ कैसे मौत का सिलसिला चला। फर्स्ट स्टेप है एक्सक्लूजन यानी बहिष्कार, 1933 से 39 तक। इसमें कहा गया कि यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस एज ए सिटीजन, आप हमारे साथ नागरिकों की तरह भी नहीं रह सकते। जो सेकंड स्टेप था उसको कहा गया घेटोइशेशन, इसका मतलब हुआ दड़बा बंदी, यानी उनको एक लिमिट में, एक सीमा में बांध दिया गया। आपको नागरिकों के साथ रहने का अधिकार नहीं, आपके लिए अलग से जगह निश्चित है। कहा गया कि यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस, यानी तुम हमारे बीच रहने का ही कोई अधिकार नहीं रखते। जो थर्ड स्टेप था वो इससे भी खतरनाक जो था एनिहिलेशन यानी सर्वनाश। 1941 के बाद इसे स्टार्ट किया गया, जब पोलैंड में ले जाके गैस चैम्बरों में इनको प्लानिंग के तहत मारा गया। ये कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें एक यहूदी भागने के चक्कर में तार में मरा हुआ दिखाया गया है। तो ये 3 यहूदियों के नरसंहार के स्टेप थे। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। बहुत आपको दीपावली की शुभकामनाएं और आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बच्चों। आगे हम दीपावली वेकेशंस के बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।